नमस्कार रीट प्रतिभागियों, स्वागत है आपका उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे मित्रों हिंदी की शिक्षण विधियों की। हिंदी की शिक्षण विधियों में ये अपना पहला पार्ट है और कंप्लीट शिक्षण विधि है मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, तो आप हमेशा बने रहिएगा। आज पहला पार्ट है शिक्षण विधियों में क्या है, तो देखते हैं। पहला कंसेप्ट है, अपन ने थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि है वो क्लियर करनी होगी। तो विचारों, भावों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णनात्मक जो प्रतीकों की समष्टि है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? विचारों, भावों, इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णनात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक अनेक परिभाषाएं हैं, जिसमें स्वीट महोदय क्या बताते हैं? स्वीट महोदय बताते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इनके अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। तो इन्होंने तो ये ध्वन्यात्मक शब्द दिया है और इन्होंने प्रतीक और संकेत है ये शब्द दिया है। तो ऐसे ऐसे शब्द है, आप इनमें से चूज करके अलग से याद रख सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या बताते हैं? भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित च्वैसासारी ध्वनि प्रतीक की वह अवस्था है जिसके द्वारा मानवीय सोच का विश्लेषण व अध्ययन हो सके। सुमित्रा नंदन पंत बताते हैं कि भाषा हृदय तंत्र की झंकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, भाषा हृदय तंत्र की झंकार है। भाषा की प्रकृति क्या रहती है? तो भाषा एक व्यवस्था है, यह प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा एक प्रतीक या दृश्य है, यह परस्पर विचार विनिमय एवं सामाजिक क्रियाकलाप का साधन है। भाषा मानव की कलाकृति है जिसके प्रमुख कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। भाषा का मूल तत्व क्या है? ध्वनि है। भाषा मानव के ज्ञान, संस्कृति तथा प्रचारण का सशक्त माध्यम है। ध्वनि शब्दों, संकेतों, चिन्हों द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की सामान्य विशेषता क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक है, वो नहीं होती है। भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, इनका अनुकरण है वो किया जाता है, ये अर्जित की जाती है, पैतृक नहीं होती है। जन्म से है भाषा, साथ में नहीं आती है। भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो भाषा है वो परंपरागत है, नई भाषा है व्यक्ति नहीं बना सकता है, परंतु वह कोई भी भाषा का है वो अर्जन जरूर कर सकता है। भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा इसका कोई अंतिम रूप नहीं है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा है वो परिवर्तितशील होती रहती है। भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर है, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा का प्रवाह है वो कैसा है? तो कठिनता से सरलता की ओर है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। देखो, जब तक जानकारी नहीं होती है तब विस्तृत अध्ययन करते हुए सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। जानकारी नहीं होने पर अपरिपक्वता होती है और पूरी है भाषा समझ लेने के बाद है अपन परिपक्व हो जाते हैं। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर विकसित होती है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। कोई भी भाषा हो उनका मानक रूप जरूर होता है। भाषा एक आदत है, ठीक है, और भाषा सीखना आदत निर्माण की प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक आदत है, परंतु भाषा सीखना जो है वो आदत निर्माण की क्या है? एक प्रक्रिया है। कलराज क्या बताते हैं? मातृभाषा मनुष्य की हृदय की धड़कन है। व्यवहार की दृष्टि से भाषा के दो रूप है, एक उच्चरित भाषा
उच्चारित रूप और एक लिखित रूप है। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से दो है। लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण है, ये सभी को पता भी होगा। और वर्ण का समूह है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जिस रूप में वर्णों को लिखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहते हैं। अब यहाँ से है वो समझने योग्य बातें हैं अपने। भाषा का व्यवहारिक रूप है उच्चारित और लिखित। उच्चारित है वो दो प्रकार के हैं। देखो, उच्चारण है वो दो प्रकार से होता है। एक तो सुनना, जो कि एक ग्रहण पक्ष है, और बोलना है वो अभिव्यक्त पक्ष है। बोलना कौन सा है? अभिव्यक्त पक्ष है। सुनना क्या है? ग्रहण पक्ष है। लिखित भाषा में पढ़ना है वो कौन सा है? ग्रहण पक्ष है। और लिखना है वो क्या है? अभिव्यक्त पक्ष है। अब भाषाई कौशल है ना, इसके अंदर देखो, ग्रहण पक्ष जो अभी अपन ने बात की है, और अभिव्यक्त पक्ष। ग्रहण पक्ष के अंदर तो कौन सा है? सुनना और पढ़ना। जबकि अभिव्यक्त पक्ष में कौन सा है? बोलना और लिखना है। भाषा एक सूक्ष्म क्रियात्मक विषय है। ठीक है। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण में क्या है? गद्य हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें छंद, अलंकार, लय आदि का निर्वाह आवश्यक नहीं है। देखो, पद्य जो होता है उसके अंदर तो अलंकार है, छंद है, लय है, ताल है, उसका निर्वाह जरूरी है, मतलब लय ताल सब बैठना जरूरी है। पर गद्य में ऐसा कुछ नहीं है। गद्य में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों है प्रस्तुत किया जाता है। दैनिक जीवन में जो भाषा प्रयोग होती है वह गद्य रूप में होती है। गद्य शिक्षण ही भाषा है। भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण गद्य पाठ शिक्षण है। विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। देख, गद्य शिक्षण कहाँ उपयोगी है विद्यालय में? तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि में, छात्रों द्वारा उच्चारित शब्दों को उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों को पठन एवं वाचन कला में निपुण करवाना, लिपि का ज्ञान छात्रों को करवाना, छात्रों को मौन पठन में दक्ष बनाना, छात्रों को तथ्यों को समझने व उन्हें जीवन में उतारने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, रचना शक्ति, आलोचना शक्ति का विकास करना, छात्रों को मुहावरों व लोकोक्तियों का ज्ञान करवाना, स्वाध्याय की आदत का विकास करवाना, छात्रों को कहानी आदि को द्रुत गति से पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता का विकास करना। कोई भी कहानी है जल्दी से पढ़ा जाए और फिर है उसके अर्थ को है समझना है, ऐसा कौशल है इनके अंदर विकसित करना। गद्य शिक्षण में शब्दों की व्याख्या है तो विद्या कौन सी है? देखो, शब्द है, शब्द दे रखे हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए कौन कौन सी विद्या है गद्य शिक्षण में? तो वस्तु प्रदर्शन विधि, अभिनय विधि, समास विग्रह विधि, उपसर्ग या प्रत्यय द्वारा है अपन शब्दों को तोड़कर समझा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बताकर, विलोम शब्द बताकर, संधि विच्छेद करके वाक्य प्रयोग में शब्दों का प्रयोग करते। गद्य शिक्षण की विद्या, अब देखो यहाँ से अपने है गद्य शिक्षण की विद्या स्टार्ट हो जाती हैं। विद्या बहुत सारी है और सबकी सब मैंने इंक्लूड की है, और कोई भी टॉपिक है इनमें से आपको छोड़ा तक नहीं है। अर्थबोध विधि या अर्थ कथन विधि, जिसे उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। उद्बोधन विधि कहो, अर्थ कथन विधि कहो या अर्थ बोध विधि कहो। इसमें क्या होता है? अध्यापक हाथ में पाठ्य पुस्तक लेकर स्वयं वाचन करता है। ठीक है। अर्थबोध में क्या करेगा? अध्यापक अपने हाथ में पाठ्य पुस्तक लेगा और उसका वाचन करेगा, नवीन शब्दों का अर्थ बताकर कठिन अंशों की व्याख्या करेगा। जो कठिन कठिन अंश होंगे उनकी है वो व्याख्या करेगा। बालकों से वाचन करवाकर पुनः पाठ का सार बताता है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय क्यों रहते हैं? केवल सारा का सारा काम है वो कौन कर रहा है? शिक्षक ही कर रहे हैं, और छात्र है केवल मौन वाचक के रूप में बैठे, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि का है। जो अमनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है ना, उसमें छात्र हमेशा वो निष्क्रिय रहेगा।
व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या है, तो सभी विधियों में सबसे प्राचीन जो विधि है वो कौन सी है, व्याख्यान विधि है। टैगोर ने क्या बताया है व्याख्यान विधि के बारे में, तो जिस प्रकार उगी हुई फसल पर ओलों की बारिश होती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यदि शिक्षण में नन्हे मुन्ने बालकों को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए तो बालकों का वही हाल होगा जो ओलों से फसल किए हुए हैं। ओलों से फसल क्या होती है, नष्ट ही होती है ना। तो ऐसा हाल ही व्याख्यान विधि से यदि बालकों को पढ़ाया जाता है तो उनका भी यही हाल होता है। यह टैगोर महोदय बताते हैं। इसमें अध्यापक केंद्र बिंदु व छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र रहता है। देखो, छात्र जहाँ निष्क्रिय रहता है वो हमेशा अमनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि का मृत होने के बावजूद भी महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि यह सरल, क्रमबद्ध, कम परिश्रम वाली विधि है। व्याख्यान विधि के गुण देखो कौन से हैं। समय, श्रम, धन की बचत होती है इसमें। जीवनी आत्मकथा पढ़ाने में सर्वोत्तम विधि है। जीवनी और आत्मकथा पढ़ानी होगी तो व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर है हर एक बात को, तथ्य को है विस्तृत व्याख्या के साथ में समझाना होता है। पाठ के प्रारंभ में आवश्यक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ का है पूर्व ज्ञान लेने के लिए व्याख्यान विधि का यूज करते हैं। नियम का सामान्यीकरण करने में प्रयोग। कठिन विषय जिनका प्रदर्शन संभव नहीं है उसे व्याख्यान विधि से ही समझाया जाता है। प्रजातांत्रिक भावना के विपरीत ये विधि प्रभुत्ववादी विधि है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित है, और जो शिक्षक केंद्रित होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। मानसिक क्रियाओं का विकास इसमें नहीं होता है। ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इसका प्रयोग कविता की व्याख्या करने में भी किया जाता है। अब दूसरी देख रहे हैं, आदर्श विधि की पंचपदी। देखो, पंचपदी है, हर्बर्ट की पंचपदी है, इसके नाम से जानते हैं। ये आदर्श विधि की पंचपदी है। इसमें हर्बर्ट की पंचपदी के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी में 5 पद कौन से हैं, देखो ये 5 पद है आपके। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना व सहयोग, सामान्यीकरण और प्रयोग। इसको अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं, प्रस्थ प्रस्थ तुलना सामान्य प्रयोग। प्रस्थ प्रस्थ तुलना सामान्य प्रयोग। तो प्रस्थ प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। तुलना के साथ में सहयोग भी है, सामान्यीकरण को नियमीकरण भी कहते हैं। ये पंचपदी जो विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक व शिक्षक इसमें दोनों सक्रिय रहते हैं। तो मित्रों, आज अपन है गद्य शिक्षण के बारे में देखा था, और शुरुआत में है भाषा के जो पृष्ठभूमि है उनको देखा। इसके बाद में अपन पद्य शिक्षण है, रचना शिक्षण है, वो सारे है विधि है अपन देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।